केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, भारत ने अपनी जरूरतों के बावजूद की 130 देशों की मदद, साझेदारों को पहुंचाई दवाएं। देश में बढ़ते ब्लैक फंगस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फिर जताई चिंता, आमजन से की अपील, लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से ले परामर्श। कोरोना से जान गंवाने वाले 67 पत्रकारों के परिवारों को मिलेगी 5 लाख रुपए की मदद, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। हिरासत में पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी के खिलाफ जांच जारी, डोमिनिका पुलिस ने की पुष्टि। नमस्कार भारत, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में कोरोना की स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। कोरोना बिल्कुल काबू नहीं हो पा रहा है, संक्रमण दर काफी कम हो चुकी है और मरने वालों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। अब ऐसे में सवाल उठता जा रहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन को क्या खोला जा सकता है, क्या एक बार फिर से लोगों पर लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया जाएगा। अब शुक्रवार को इस सवाल का जवाब मिल सकता है जब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक होगी। और बताया जा रहा है कि आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ सेक्रेटरी समेत सभी आला अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। चर्चा की जाएगी कि क्या 31 मई के बाद में लॉकडाउन को ढील देनी चाहिए या फिर नहीं। इस बात पर भी चर्चा रहेगी कि अगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो कहां पर राहत देनी होगी और कहां पर अभी भी सख्ती रखनी होगी। वैसे जब सीएम केजरीवाल की तरफ से लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया था तब उन्होंने हिंट दी थी कि अब लोगों को कुछ राहत दी जा सकती है। और वही दिल्ली में लगातार ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। शुक्रवार यानी 21 मई की अगर बात करें तो दिल्ली में तकरीबन 200 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए थे और वहीं 153 नए मामलों की पुष्टि के साथ में इसकी संख्या 773 हो गई थी। दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी अस्पताल ब्लैक फंगस संक्रमण का पता लगाने, जांच और इलाज करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार उनका पालन करेंगे। अस्पताल ब्लैक फंगस के हर संदिग्ध और जितने भी मरीज हैं उनकी पुष्टि की जाएगी, जानकारी उनकी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय को ये जानकारी दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि ब्लैक फंगस उन लोगों में ज्यादा फैल रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कोविड, डायबिटीज, गुर्दे की बीमारी, हृदय रोग, उम्र संबंधी समस्याओं के कारण कम है। साथ ही जो गठिया जैसी बीमारियों की वजह से दवाओं का सेवन करते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ऐसे मरीजों को स्टेरॉइड दी जाती है तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और कम हो जाएगी, जिससे फंगस को प्रभावी होने का मौका मिलेगा। ऐसे में डॉक्टर्स स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह लगातार दे रहे हैं। तो देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी इस समय देखी जा रही है। इसी बीच राजस्थान में भी वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन रुक गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी है। इसके लिए वैक्सीन की कमी को लेकर रघु शर्मा ने सवाल भी उठाए हैं। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। वैक्सीनेशन का काम 18 से 44 साल की एज ग्रुप का वो राज्य सरकारों पे जिम्मेदारी भारत सरकार ने छोड़ी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3000 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर भी कर लिए, खर्चा हम कर देंगे। हमने वैक्सीनेशन साइट्स भी डेवलप कर ली। हमारा मैन पावर है जो वैक्सीनेट करेगा लोगों को, वो भी ट्रेंड है। स्टोरेज की कैपेसिटी भी हमारे पास, बम्पर स्ट्रोक भी आ जाए तो हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी है। अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन मिल नहीं रही है। वैक्सीन के लिए हमने सीरम इंस्टीट्यूट को 47 करोड़ रुपए एडवांस दिए, भारत बायोटेक को 12 करोड़ रुपए एडवांस दिए। अब सीरम ने तो अपनी वैक्सीन हमको सप्लाई की, उतने लोगों को डोज हम दे चुके हैं 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को, लेकिन भारत बायोटेक ने अभी वैक्सीन दी नहीं है। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमने वैक्सीनेशन रोक दिया है। जब वैक्सीन आएगी ये फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे। सवाल ये है कि इस पे भी
भारत सरकार ने कोटा अलॉट किया है। जून के महीने में राजस्थान को 12,66,000 का कोटा अलॉट किया है। दोनों सीरम और भारत बायोटेक दोनों के द्वारा जो निर्मित है वैक्सीन, उसका कोटा राज्य के लिए अगर 12,66,000 जून के महीने में तय किया गया है, तो मैं नहीं समझता कि 3,25,00,000 बेनिफिशियरी है स्टेट में। अगर उनको डबल डोज की बात करें तो 6.5 करोड़ तो सीधा डोज, और वेस्टेज मान ले तो 6.75-7 करोड़ डोज चाहिए। अब ये लाखों में वैक्सीन मिल रही है, कितने महीने में? कई अन्य राज्य सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट गई है। हमारी राज्य सरकार ने भी फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और वो भारत सरकार को डायरेक्शन जारी करे कि आप ग्लोबल टेंडर करिए, वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट आप करिए, खर्चा चाहे राज्य सरकारें दे देगी, लेकिन ग्लोबल टेंडर में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, वो भारत सरकार के पास है। जितने राजदूत हैं अलग अलग देशों में जहां से वैक्सीन की सप्लाई आनी है, वहां पे भी नियंत्रण। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने व्हाट्सएप विवाद को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार देशवासियों की प्राइवेसी का हनन करना चाहती है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। The new laws that have come into effect and some social media platforms have indeed moved the Delhi High Court against them are absolutely draconian, and they expose the government's willingness to go to any extent to curb the freedom of speech and expression. The reality is that the Modi government doesn't realize that it is being criticized for its failures to curb the pandemic, for its failures to ruin the Indian economy, for its failures to render so many people jobless in this country, and it believes that instead of resolving those issues, curbing the freedom of speech and expression, curbing dissent, is going to address some of those concerns. That is not going to happen, and the rules are arbitrary. The government is going to be the big daddy. Bureaucrats within the government and interdepartmental committees will decide what is objectionable and what is not, and not the courts of our land. So I think the privacy of a citizen has to be respected. The right to freedom of speech and expression has to be respected, and our right to dissent in a vibrant democracy has to be respected. Everything that the Modi government stands against right now. दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने सिलेक्ट सिटी वॉक में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि इससे लोग बिना अपनी गाड़ी से उतरे वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप वैक्सीन लगवाएं, और सरकार कोशिश कर रही है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो और वैक्सीन उपलब्ध हो। इससे पहले द्वारिका के वेगास मॉल में बुधवार को दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। पहले दिन 70 लोगों को इस सुविधा का लाभ मिला था, और अब आकाश हेल्थ केयर द्वारा मॉल परिसर में यह सुविधा शुरू की गई है। यहां पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन और ऑन साइट टीकाकरण दोनों की तरह सुविधाएं मिलेंगी। इससे पहले गुरुग्राम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। खुशी है कि इतना सेफ एनवायरनमेंट में, यहाँ इतना सिक्योर एनवायरनमेंट में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। मैं दिल्ली के एक आदमी से अपील करूंगा कि जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है, सरकार और सारे संस्थान सब लोग मिलके जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर आदमी को सुरक्षित बनाया जा सके। तो जितनी भी वैक्सीन है तब तक तो तुरंत लगवाते रहें, और सरकार पूरी कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दिल्ली के लिए उपलब्ध हो सके। हम प्राइवेट सेक्टर से भी बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल कंपनी से भी बात कर रहे हैं, हम भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं कि हमें देश में बनी हुई वैक्सीन और उपलब्ध कराई जाए। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन भी उपलब्ध होती रहेगी और लोगों को लगती भी रहेगी, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कोरोना फ्री पंजाब अभियान के तहत राज्य के मिशन फतेह 2.0 को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को शामिल करते हुए एक नई पहल शुरू की है, जिसमें महामारी से लड़ने के लिए एक कैडर के तौर पर हर गांव या फिर नगर पालिका वार्ड में 7 ग्रामीण कोरोना स्वयं सेवकों के ग्रुप बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान गांव सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते कोरोना मुक्त पिंड अभियान चालू किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि खेल और युवा मामलों के विभाग और डीसी को निर्देश दिए हैं कि वो संक्रमण के खिलाफ जंग में युवाओं को टॉर्च बियरर बनाने के लिए ऐसे आरसीबी का गठन करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा क्लब की आरसीबी बन सकते हैं और कोरोना के खिलाफ युद्ध में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए एक पावरफुल सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय जोगिया में आशा और निगरानी समिति से टीकाकरण की जानकारी ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या कम हो रही है, रिकवरी ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा कि महामारी को रोकथाम को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। इसी क्रम में मैं इस बीच जनपद पहले चरण में मैंने हर कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें की। कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक जनपद में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना। यद्यपि मैं प्रदेश के अंदर हम लोगों की टीम 9 की बैठक निरंतर होती है, इन चीजों पे हम गतिविधियां वहां पर हर जनपद में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हैं। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच में ब्लैक फंगस बीमारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस बाबत औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली में तकरीबन 200 ब्लैक फंगस के मामले आए थे, जबकि बुधवार यानी 26 मई को इनकी संख्या बढ़कर 620 हो गई थी। और ब्लैक फंगस कितनी तेजी से दिल्ली में फैल रहा है, इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। तो एक बार फिर से तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं, लोगों की मुश्किलें भी इसकी वजह से बढ़ने लगी हैं। ताजनगरी आगरा में लोगों ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने पर गहरी नाराजगी जताई है। राजधानी दिल्ली समेत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में भी तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। लोगों में गुस्सा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए के पार पहुंच चुका है। महंगाई और लॉकडाउन के इस दौर में लोगों की मुश्किलें तेल की बड़ी कीमतों ने और ज्यादा बढ़ा दी है। आपको यह भी बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद डबल हो जाते हैं। रोजाना सुबह 6 बजे जब 6 बजे का समय होता है, तेल की कीमतों में हर रोज बदलाव आता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर तेल के दाम 100 को पार कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर थाना क्षेत्र के एक यूट्यूबर को अजीबोगरीब कारनामे के लिए गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि यूट्यूबर आरोपी गौरव जॉन ने हाइड्रोजन वाले गुब्बारे से अपने पालतू कुत्ते डॉलर को हवा में उड़ा दिया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसकी शिकायत मालवीय नगर थाने में की गई। आपको बता दें कि आरोपी गौवर जो था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने जो वीडियो अपलोड किया था उसको डिलीट कर दिया गया है। इस घटना की जानकारी जब PFA संस्था को लगी तो उन लोगों ने पहले वीडियो देखा, फिर आरोपी पर पशु अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज करवा लिया। नगर थाने में एक कंप्लेंट रिसीव हुआ था कि YouTube पे ऐसा वीडियो देखा गया है कि एक व्यक्ति अपने पेट डॉग को हीलियम बैलून्स बांधकर उसको हवा में उड़ा रहा है। तो ये कंप्लेंट रिसीव होने पर मालवीय नगर थाने में FIR रजिस्टर किया गया है अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट एंड अभी लॉकडाउन सिचुएशन का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 188 IPC भी इसमें लगाए गए हैं। इसके बाद जो व्यक्ति उस वीडियो में था, गौरव शर्मा, 27-year-old यूट्यूबर, हैज बीन अरेस्टेड। ये वीडियो इसने 21 मई तारीख को बनाया था और वो अपने यूट्यूब चैनल पे इसको डाला था। अभी इन्वेस्टिगेशन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मौजूद गोपालपट्टनम इलाके में उस वक्त हंगामा हो गया जब इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। जैसे ही आग लगी, आसपास अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग इतनी भीषण थी कि लपटें आसमान को छू जाने पर आमदा थी। चारों तरफ धुएं का गुब्बार छा गया। आग के कोहराम के बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मौजूद
मिलन मोरे के एक रिहायशी इलाके में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब नजदीक के जंगलों से निकलकर एक हाथी ने अचानक दस्तक दे दी, जिसके बाद मानो बस्ती में सन्नाटा पसर गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी गजराज लोगों पर हमला कर चुका था, कई लोगों को जख्मी कर चुका। शायद इसीलिए लोगों ने हाथी के आ जाने के बाद खुद को घरों में रखना ही महफूज समझा। जब काफी देर तक हाथी नहीं गया तो स्थानीय लोगों ने इस बाबत फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया, जिसके बाद गजराज को सुकमा के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को उसी के गांव के 3 युवकों ने अंजाम दिया। तीनों आरोपी युवकों ने तमंचे के बल पर पीड़ित युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कल थाना खतौली क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस समय से वहाँ पहुँच गई थी और जानकारी करने पे कुछ व्यक्तियों के नाम आए थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और महिला को मेडिकल करा। यूपी के बिजनौर में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जहां उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर पुलिस के 2 चेहरे देखने को मिले हैं। जहां पर एक तरफ यूपी पुलिस उत्तराखंड से यूपी आने वाले यात्रियों की मदद करती है, उन्हें मास्क और बिस्किट बांट रही है, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस लोगों से कोरोना रिपोर्ट के नाम पर अवैध वसूली और ठगी कर रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उत्तराखंड से यूपी आने वाले लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। उनका कहना है कि जो पैसे दे रहे हैं उन्हें जाने के लिए दिए जाते हैं और जो पैसे नहीं देते हैं उनको रोक दिया जाता है और कोरोना रिपोर्ट मांगी जाती है। आज मैं थाना मंडावली का बॉर्डर और हरिद्वार जनपद के थाना श्यामपुर के बॉर्डर पर आया, देखा यहाँ पर काफ़ी बच्चे और सवारियाँ हैं जो इधर हमारे यहाँ हैदराबाद की तरफ आ रही हैं और कुछ सवारियाँ हरिद्वार की तरफ जा रही हैं। तो मैंने उन बच्चों को देखा बिना मास्क के थे, उनको मास्क दिया है। छोटे छोटे बच्चों को चिप्स के पैकेट, बिस्किट और उनको ये भी बताया है कि सभी लोग मास्क पहने। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस अपना क्रूर रूप दिखाने लगा है। पंजाब में भी ब्लैक फंगस अपने पैर पसारता जा रहा है। दरअसल गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल में 14 संदिग्धों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं। इसके बाद सभी संदिग्धों की रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई, जिसमें 8 मरीज ब्लैक फंगस से संक्रमित पाए गए हैं और 6 मरीजों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इनमें से 1 मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। देखो, फरीदकोट ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮਡ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ 3 ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ 14 ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਿਸ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਕਨਫਰਮਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, 6 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਵੇਟਿਡ ਹੈ ਹਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 8 ਕਨਫਰਮ ਹੋਏ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ। 17 ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਫਰਮ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਔਰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਬੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਈ 19 ਤੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, और आज 27 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ उसकी डेथ हो गई सवेरे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीजेपी जिला मंत्री सुनील दर्शन के साथ में पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए। इससे आहत बीजेपी नेता शहर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। उधर मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने उप निरीक्षक जयप्रकाश भास्कर को लाइन हाजिर किया और कांस्टेबल राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। दरअसल बीजेपी जिला मंत्री सुनील दर्शन का कहना है कि वो किसी काम से जिला अस्पताल गए थे। वहां पर एक कार्यकर्ता के साथ में पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की, जिसका विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद बीजेपी नेता शहर कोतवाली पहुंचे और वहीं पर धरना देकर बैठ गए। गाजियाबाद की जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे।
पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चारों आरोपी पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि गैंग इतना शातिर है कि एक फौजी के सामान पर भी हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फौजी का सामान और नकदी बरामद कर ली है और पूछताछ जारी है। तो मैं जेब काटता हूँ, चोरी वोरी मैं छीना चाहने शब्दी नहीं करता हूँ, बस खाली जेब ही काटता हूँ। रेल में से ये कैसे ब्रीफ केस वगैरह? वो तो पैसे नहीं थे अंकल, पैसे नहीं थे मेरे पास। अच्छा। उस दिन मेरे को नशे की तड़प लग रही थी। हाँ। जब मैंने छीन लिया। ये रोहित कैसे साथ देता था तुम्हारा? रोहित ये तो पहली बार फंस गया मेरे साथ। अच्छा, कैसे लिया इसे तुमने अपने झांसे में? ये ऑटो चलाता है, ऑटो चलाता है, बस खाली ऑटो चला के बस खाली नशा करता है मेहनत करके। तो मैंने इसको देगा वहाँ पे देख के फिर मैंने इसको बुला लिया। अच्छा, ये मेहनत करवाते थे इससे नशा करने के लिए? कितने टाइम से आएगा आपके साथ? 2-3 दिन चाहिए। अच्छा, अभी पहली बार ही आया है। और ये बाकी दोनों लोग? ये मैं नहीं जानता। आईजी कंवर विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसआईटी को भंग करने और उसकी उच्च न्यायालय की ओर से जांच रद्द करने के बाद पंजाब सरकार की ओर से एडीजीपी एलके यादव की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। और इससे पहले जांच दल ने कोटकपुरा में घटनास्थल का दौरा किया और कोटकपुरा गोलीकांड से जुड़े गवाहों को शुक्रवार को पहले पेश किया गया। आपको बता दें कि फरीदकोट स्थित परिसर कार्यालय में उनके बयान दर्ज किए गए, उनको बुलवाया गया। आपको ये भी बता दें कि कंवर विजय प्रताप सिंह की सीट भंग होने के बाद कई सिख संगठनों ने नई एसआईटी को कोई समर्थन नहीं देने की घोषणा की थी। अब उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 6 महीने के भीतर इसकी जांच पूरी करना आवश्यक होगा। नई एसआईटी रिपोर्ट जमा करने में अपनी जांच कितनी जल्दी पूरी करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, मैनू इत्थे बुलाया गया, समनिंग हुई सी, समनिंग के आधार पर मैं इत्थे पहुंचा। जिहड़ी नवीं सिट पंजाब गवर्नमेंट वालों बनाई गई है, उहदे विच अज जिहड़ी इनकुआरी इत्थे हो रही है बेअदबी कांड की, जिहड़ा 14/10/2015 नूं जिहड़ा वाक़ा कोटकपुरे चौंक दे विच होया सी, उस दे संबंध दे विच मैं बतौर गवाह इत्थे पहुंचा। यूपी के बहराइच में एसएसपी की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान जंगलों से नेपाली शिकारियों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि ये नेपाली शिकार अवैध रूप से जंगल में करते थे। पुलिस ने पकड़े आरोपियों से अवैध हथियार फिलहाल बरामद कर लिए हैं और ये पूरा जो मामला है बहराइच के एक जंगल का है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भिंड में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी गुत्थी अभी तक उलझी हुई है, सुलझ नहीं पा रही है। दरअसल मामला भिंड देहात थाने के अंतर्गत आने वाले फल मंडी रतनपुरा रोड का है, जहां पर पूजा यादव नाम की एक महिला के घर पर एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला है। उसकी पहचान नरेंद्र के रूप में हुई है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इसी बीच पूजा यादव की घायल अवस्था में मिली, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। अभी तक वो होश में नहीं आई है। फिलहाल पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे वजह क्या है। फल मंडी के पीछे एक घर में एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है, तो उस पर से मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। वर्तमान में जांच कहाँ तक पहुँची है? अभी जांच चल रही है। व्यक्ति कैसे मरा उसकी जांच कर रहे हैं और आज पीएम कराया जा रहा है। घटनास्थल पर ही एक महिला भी घायल अवस्था में मिली है और जिसको अभी ग्वालियर में इलाज चल रहा है, बोलने की स्थिति में नहीं है और उसके हो सकते हैं। यूपी के मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र के गांव नगला सपेरा से नाथ संप्रदाय की महिला नेमा देवी की मौत हो गई है। और आपको बता दें, तकरीबन 50 साल से नाथ संप्रदाय के लोग वन विभाग में जमीन में मृतक को समाधि बना देते हैं और वहीं गुरुवार को वन कर्मियों ने महिला के शव को समाधि देने आए लोगों को रोक दिया, जिससे गुस्साए मृतका के परिजन शव को लेकर परिक्रमा मार्ग पर बैठ गए। मामले पर वन विभाग के कर्मचारी ने बताया कि माननीय एनजीटी न्यायालय के आदेश के अनुसार वन संरक्षित क्षेत्र में कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप और अन्य क्रियाकलाप नहीं हो सकता है। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने लोगों को समझा बुझाकर समाधि लगाने के लिए भेज दिया। ग्राम पंचायत राधाकुंड देहात, मैं यहाँ का पूर्व प्रधान हूँ। मेरे यहाँ जो क्या है, हमारे यहाँ
समाधि स्थल के लिए जगह नहीं है और हमारे यहाँ 50 साल से वन विभाग परिक्रमा मार्ग के अंदर दफनाते आ रहे हैं, हम लोग समाधि लगाते आए हुए हैं। लेकिन जो क्या है एनजीटी और इस शासन के जो क्या है भारी प्रतिबंध के कारण अब जो क्या हमारा कोई भी जो क्या है सबको वन विभाग में समाधि स्थल समाधि नहीं देने दे रहे हैं। आज जो क्या हमारे कैलाश कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ये आपने बॉडी ये रोड पर रखी है, क्या कुछ मामला है? क्या मामला? सब माता जी खत्म हो गई, लगाने नहीं दे रहे, जंगलात में भी नहीं गई, शमशान भूमि है नहीं। तो आपके गांव की भी तो शमशान भूमि होगी? समाधि लगती है सब। तो आपके गांव की भूमि नहीं है कोई? नहीं है साहब, नहीं है। शमशान में इसमें लगाते, वन भाग में लगाने नहीं दे रहे साहब। क्या कह रहे हैं? मना कर रहे हैं साहब, पुलिस वाले भी सब मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ कह तो रहे होंगे, वजह क्या है? जहाँ नहीं लगाओगे नुके आपके शमशान में ले जाओ, सब फावड़े आवड़े सब घुसाली सब हमारे समाधि लगता है। जो नंगेला सपेरा है, इसमें नाथ लोग रहते हैं, उनने दफनाने के लिए गड्ढा खोद दिया रिजर्व फॉरेस्ट में। उसको हम लोगों ने आरक्षित भूमि में रोक दिया गया है। जब तक निर्देश नहीं मिलेंगे हम लोग नहीं दफनाने देंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं कि हमें दफनाने के लिए शासन जगह देगी तब दफनाने देंगे। हम कहे ठीक है, आप जाइए। देखा गया है पहले भी वो लोग यहीं दफनाते अब एनजीटी लगी तब से नहीं दफनाने दे रहे हैं, तो मना कर दिया गया है। मना कर। हरियाणा के अंबाला में सेशन जज निर्जा कंसल और सीजेएम सुखता प्रीतम की अगुवाई में डीएलसीए लगातार काम कर रहा है। मिशन हरियाली फ्री लीगल एड के बाद अब फ्री स्वास्थ्य सर्विस को लेकर डीएलएसए अग्रसर है। और यही नहीं, जितने भी अनाथ बच्चे हैं जिन्होंने कोविड काल के दौरान अपने माता पिता को खोया है, उनकी भी देखरेख डीएलएसए द्वारा की जाएगी। बातचीत के दौरान सीजेएम सुखदा प्रीतम ने बताया कि वो वैक्सीनेशन ड्राइव की लगातार प्रक्रिया को चला रहे हैं और आज भी वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो जेलों में की गई। एंड वील कोलैबोरेट विद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ऑल्सो, और कुछ एनजीओज हैं जो कि इन बच्चों को हेल्प करेंगे वापस मेन स्ट्रीम में लाने में। तीसरी जो बात है, एक वैक्सीनेशन ड्राइव आज जेल में चल रही है। ये भी हमारी जो बहुत सारी ड्राइव्स हमने वैक्सीनेशन की चलाई हैं उसी का एक पार्ट है। आज फीमेल वार्ड में और मेन वार्ड में जेल के वैक्सीनेशन ड्राइव जो हो रही है, पहले कैदी आगे नहीं आ रहे थे बट अभी दे हैव स्टार्टेड टू कम फॉरवर्ड because jail superintendent and we all from legal service authority have motivated them, so they are coming forward and they are। इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सीधे सामने आ रही है। कश्मीर के उधमपुर से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देर रात केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। जम्मू कश्मीर का पूरा मामला है जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। देर रात को आग बुझाने में दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची। कई गाड़ियां जब पहुंची तो वायुसेना भी आग बुझाने की कोशिश में जुटी। भीषण आग लगने के बाद वायुसेना ने आग बुझाने की कोशिश की, दमकल की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची। आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि आग लगने के कारणों का खुलासा हो पाए, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर भीषण आग लग गई, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। और इसी के साथ नमस्कार भारत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।